अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन और उसके बाद हम बात करेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन की। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ डिफ्यूजन एंड व्हाट इज़ इफ्यूजन, दोनों में फ़र्क क्या है, या डिफ्यूजन क्या है, इफ्यूजन क्या है। हम कहते हैं डिफ्यूजन इज़ अ स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, इसका मतलब है मैं यहाँ एक बैलून में नाइट्रोजन फिल करके लाता हूँ, यहाँ ला के उसे बर्स्ट कर देता हूँ, स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद इस रूम की गैस में मिक्स हो जाएगी। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो व्हाट इज़ डिफ्यूजन? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ठीक है, ये डिफ्यूजन है। उसके मुकाबले में इफ्यूजन क्या है? इफ्यूजन इज द कंट्रोल्ड मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ये कंट्रोल्ड मिक्सिंग है थ्रू अ स्मॉल पोर। मैं एक बैलून में नाइट्रोजन फिल करके लाता हूँ और उसमें एक पिन होल, एक सुई लेता हूँ और एक छोटा सा सुराख कर देता हूँ, उसमें से आहिस्ता आहिस्ता गैस के मॉलिक्यूल इस रूम की गैस में मिक्स होते जाएंगे। तो ये कंट्रोल्ड मिक्सिंग है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये एकदम सारा कुछ खुद ब खुद नहीं हुआ, बल्कि हमने स्मॉल पोर से 1 बाय 1 गैस मॉलिक्यूल को स्केप करवाया, कंट्रोल्ड अमाउंट स्केप करवाई। तो व्हाट इज डिफ्यूजन? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। इफ्यूजन इज अ कंट्रोल्ड मिक्सिंग। ठीक है, पहली बात तो आ गई, ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है, ये कंट्रोल्ड मिक्सिंग है। अब जब स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होगी तो रैंडम मोशन होंगे। बैलून यहाँ पे लाया, वो ब्रस्ट हो गया और ब्रस्ट होने के बाद गैस रैंडमली इस रूम में फैल गई। रैंडम मोशन है एंड इट कोलाइड विद वन अनदर एंड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर गैस। ठीक है, तो ये क्या होगा? रैंडम मोशन के थ्रू, रैंडम मोशन थ्रू कोलिजन। ठीक है, रैंडम मोशन होगी और थ्रू कोलिजन होगा और उसके बाद बनेगा क्या? होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, तो रैंडम मोशन थ्रू कोलिजन है। यहाँ पे क्या होगा? विदाउट कोलिजन, 1 बाय 1, विदाउट कोलिजन, वन आफ्टर अनदर एस्केप। ठीक है, तो हमें ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर। इफ्यूजन इज द कंट्रोल्ड मिक्सिंग। डिफ्यूजन रैंडम मोशन थ्रू कोलिजन है टू मेक अ स्पॉन्टेनियस मिक्सचर। इफ्यूजन विदाउट कोलिजन, वन आफ्टर अनदर एस्केप है, वन मॉलिक्यूल आफ्टर अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कौन सी गैस डिफ्यूज़ फास्ट होगी, कौन सी गैस स्लो होगी। व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिफ्यूजन? हम रेट ऑफ डिफ्यूजन किसे कहेंगे? बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम, इसे हम कहेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ इफ्यूजन। तो डिफ्यूजन या इफ्यूजन का रेट क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन किस गैस का फास्टर होगा, किसका स्लो होगा? लाइटर गैसेस, यहाँ पे याद रखना है, लाइटर गैसेस डिफ्यूज रैपिडली। लाइटर गैस रैपिड डिफ्यूजन करेगी और मॉलिक्यूल विद हाई एनर्जी डिफ्यूज रैपिड। जिन गैस मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा होगी फास्ट मूव करेंगे।
इसका मतलब है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, एक तो एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल के पास एनर्जी उतनी ज़्यादा मूवमेंट, उतना रैपिड रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। दूसरा, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। जितना ज़्यादा मैस उतना स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। लाइटर गैस, हमने कहा लाइटर गैस डिफ्यूज रैपिडली, इसका मतलब है हैवियर गैस डिफ्यूज स्लोली। मैस ज़्यादा होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। अब हमें मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, तो मैस और डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन, डेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मैस, इसका मतलब है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जितनी ज़्यादा डेंस गैस, जितनी गैस की डेंसिटी ज़्यादा उतना, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मैस के साथ इन्वर्स है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, क्योंकि जो रिलेशन मैस का है इन्वर्स है वही रिलेशन डेंसिटी का होगा, क्योंकि मैस और डेंसिटी डायरेक्टली रिलेटेड है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। डेंसिटी और इफ्यूजन या डिफ्यूजन का इन्वर्स रिलेशनशिप होगा, जितनी डेंस गैस होगी उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन कम होगा। ठीक है, और इन सब चीज़ों के बाद अब हम बात करेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की और उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स की। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ मुख्तसरन बात करते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। ठीक है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की जनरली ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हम इसे कहेंगे। और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का स्टेटमेंट क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस। ये कंपेयर करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस को, और अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज और मैसेस। ठीक है, किस चीज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैसेस और मैस ऑफ गैसेस। इसका मतलब है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मुताबिक rate of diffusion is inversely proportional to square root of density of a gas, और rate of diffusion is inversely proportional to square root of mass of a gas। ठीक है, अब mass ले लें या आप मोलर mass ले लें, सेम इफेक्ट आएगा। जिसका mass ज़्यादा होगा उसका मोलर mass भी ज़्यादा होगा। ठीक है, जिस गैस का मोलर mass ज़्यादा होगा ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, मोलर मैस और डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर हम कंपेयर करते हैं R1 ओवर R2, हमारे पास ग्राम्स लॉ का एक्सप्रेशन है इज इक्वल टू अंडर रूट D2 ओवर D1, डेंसिटी ऑफ गैस 2 ओवर गैस 1, और अंडर रूट M2 मोलर मैस ऑफ गैस 2 ओवर मोलर मैस ऑफ गैस 1। और ये सब कब है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, या एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हमारे पास सेम टेम्परेचर और प्रेशर है। ठीक है, तो ग्राम्स लॉ के स्टेटमेंट पे ज़रा सा गौर करते हैं। ग्राम्स लॉ के मुताबिक रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी और मोलर मैस ऑफ अ गैस और मैस ऑफ अ गैस। ठीक है, हैवियर गैस डिफ्यूज स्लोली, मोर डेंस गैस डिफ्यूज स्लोली, इनवर्स रिलेशनशिप है। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस चेंज हो जाएगा। इफ वी चेंज प्रेशर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है डिफ्यूजन इज अ टेम्परेचर और प्रेशर डिपेंडेंट क्वांटिटी, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करेगी। और क्या रिलेशन होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगी। हमने पीछे बात की, रेट ऑफ डिफ्यूजन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी गैस का, एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, फास्ट मूव करेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। If we increase pressure, molecule come close to each other, and when they move, when they diffuse, the number of collision increases due to distance between molecule decreases. Distance कम हुआ है, collision ज़्यादा होंगे, और जब ज़्यादा एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होंगे तो मूवमेंट डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम कम हो जाएगा, कम मूव कर सकेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहाँ पे ये दो चीज़ें भी जहन में रखिएगा। एट हायर टेम्परेचर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज फास्टर, एट हायर प्रेशर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज स्लोअर। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर पे डिफ्यूजन का रेट पहले से कम होगा। जी स्टूडेंट्स, हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में हमें उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए, हमें स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए। हमने दो फैक्टर्स की बात की, हमने कहा रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये टेम्परेचर, डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिफरेंट होगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीजेज। उसके बाद पॉसिबिलिटी ये होती है कि 2, 3, 4 गैसेस गिवन हैं, कंपेयर करें रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम सिंपल टेक्निक यूज़ करेंगे, हम सिंपल मेथड यूज़ करेंगे, मोलर मैथ देखते जाएं। जिसका मोलर मैथ कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई, जिसका मोलर मैथ ज़्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास क्वेश्चन है, हम ज़रा इसको देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस NH3, SO2, Cl2 एंड CO2 इज, उसके बाद हमें 4 ऑर्डर गिवन है, हमने चूज़ करना है विच वन इज़ द करेक्ट। हम नंबर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू मैस। हम 14 पे मैस लिखते हैं और इसका देख लेते हैं ऑर्डर क्या है। CO2 का 44 होता है, Cl2 71 है, NH3 17 है, SO2 32 प्लस 2 ऑक्सीजन 32 64 है। ये इनके मोलर मैस आ गए। अब लाइटर गैस डिफ्यूज रैपिड, हैवियर गैस डिफ्यूज स्लोली। यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा सबसे कम। ठीक है, इस ऑर्डर में चल रहा है। किसका ज़्यादा होगा भाई, सबसे पहले मैं नंबर कर लेता हूँ, NH3 का होना चाहिए सबसे ज़्यादा, इससे कम मैस, इससे ज़्यादा मैस जिसका है उसका इससे कम होगा। 64, 71, 44, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए CO2 का, 3 होना चाहिए SO2 का, और 4 होना चाहिए हमारे पास Cl2 का। अब हम यहाँ रेट ऑफ डिफ्यूजन देखते हैं कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1, 2, 3, 4। NH3 CO2 SO2 Cl2, NH3 CO2 Cl2 नहीं है, NH3 SO2 नहीं, Cl2 लास्ट में आएगा, नहीं हो सकता। NH3 देन CO2 देन SO2 फाइनली Cl2, हमारे पास ये ऑर्डर होगा। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का। NH3 डिफ्यूजेज मोर रैपिडली, Cl2 डिफ्यूजेज स्लोएस्ट अमंग दीज गैसेज। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है, इक्वल वॉल्यूम। अब क्वेश्चन कैसा हो सकता है भाई, वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है, वॉल्यूम की क्वांटिटी भी दे सकते हैं। मैं कहूँ यहाँ पे 200 cm³ ऑफ H2 इफ्यूजेस 4 टाइम एज रैपिडली एज 200 cm³ ऑफ अननोन गैस। मैं वॉल्यूम गिवन कर देता हूँ, या मैंने लिख दिया इक्वल वॉल्यूम, एक ही बात है। ये 200 हो 400 हो, सेम वॉल्यूम है अगर, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को। तो कैलकुलेशन, छोटी सी कैलकुलेशन हो सकती है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन गिवन है, मोलर मैस या डेंसिटी बता दें। ठीक है, मैस गिवन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी कैलकुलेट कर लें। रेट ऑफ डिफ्यूजन गिवन है, मैस ऑफ अननोन गैस कैलकुलेट कर लें। मैस गिवन है, दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन मालूम कर लें। एक ही फार्मूला यूज होगा। यहाँ पे अब क्वेश्चन को देखते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ H2 गैस इफ्यूजेस 4 टाइम एज रैपिडली एज ऑफ अननोन गैस। कह रहा है अननोन गैस और H2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना है। H2 4 टाइम फास्ट है, H2 का 4, अननोन गैस का इससे 4 टाइम ज़्यादा, X का।
द मोलर मैस ऑफ अननोन गैसेस, अननोन गैस का मोलर मैस क्या होगा? हमें मालूम है R1 अंडर R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 ओवर M1। ये फॉर्मूला है हमारे पास। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है R1 ओवर R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 ओवर M1 और R1 ओवर R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 ओवर D1। डेंसिटी या मैस के इनवर्स रिलेशनशिप है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मैं कहता हूँ R1H2 है, R2 अननोन है, तो R1 का रेट ऑफ डिफ्यूजन 4, R2 का 1 इज इक्वल टू अंडर रूट मोलर मैस ऑफ अननोन गैस मुझे मालूम करना है X डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ M1। M1 क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन 2। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट खत्म करना है। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 4 का स्क्वायर 16 ओवर 1 इज इक्वल टू रूट खत्म हो जाएगा x ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 32 ग्राम पर मोल। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। x इज इक्वल टू 32 ग्राम पर मोल। हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे जो भी हमारे पास ऑप्शन है, 32 ग्राम पर मोल है मेरे पास। ठीक है जी स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्लाज्मा। हम बात करते हैं प्लाज्मा की फॉर्मेशन की। प्लाज्मा टर्म कहाँ से आई? ठीक है, प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कहाँ पे प्लाज्मा मौजूद है, हम इन 4 चीज़ों की बात करते हैं और की पॉइंट्स, हम की पॉइंट्स की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि टेस्ट के लिए हमें की पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं इनके। सबसे पहली बात, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका पहले कर चुके हैं। जिस वक्त हमने स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट किया था, मैंने कहा था प्लाज्मा 4th स्टेट ऑफ मैटर है, आयोनाइज्ड पार्टिकल्स है। भाई सबसे पहले प्लाज्मा टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लैंगमियर इन 1928। इट डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। फर्स्ट टाइम इट इज ऑब्जर्व बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, पहली मरतबा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में ऑब्जर्व की। लैंगमियर ने इसका नाम दिया प्लाज्मा का। ठीक है, ये है इसका ओरिजिन या फ्रॉम वेयर द वर्ड प्लाज्मा कम। प्लाज्मा वर्ड इसको लैंगमियर ने दिया 1928 में। नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, ये बात ज़हन में रखिएगा। लो टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा, हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म। प्लाज्मा कैसे बनता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन हम इसको रिपीट कर लें। मेरे पास एक सॉलिड है, मैंने उसे हीट किया, इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड। सॉलिड को हीट करूं, लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विफाई। मैंने लिक्विड को हीट किया, मोर एनर्जी प्रोवाइड की, इट चेंज इनटू गैसियस फेज, गैसियस फेज में चेंज हो गया। मैंने गैस को मज़ीद एनर्जी प्रोवाइड की, गैस को मैंने हीट किया, तो क्या होगा? गैस लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, गैस के मॉलिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। इस गैस ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ई नेगेटिव, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। जो भी गैस थी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, H2 हो, CO2 हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, वटएवर जो भी गैस है। जब मैंने इस गैस को स्ट्रांगली हीट किया, इतनी एनर्जी प्रोवाइड की कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। प्लस इसमें तीसरी चीज़ क्या मौजूद है? तमाम गैस मॉलिक्यूल ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए, कुछ ने इलेक्ट्रॉन लूज किए जिनको इतनी एनर्जी मिली, कुछ इतनी एनर्जी ना ले सके कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते, उनका इलेक्ट्रॉन ना निकल सका। तो प्लाज्मा इज अ मिक्सचर। यहाँ पे अब क्या बात आ गई? प्लाज्मा इज अ मिक्सचर, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव गैसियस आयंस एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स ऑफ गैस। किस चीज़ का मिक्सचर है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयंस एंड न्यूट्रल
पार्टिकल्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इन तीनों के मिक्सचर को हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ये तो हो गई सबसे पहली, हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म। व्हेन वी हीट सॉलिड इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, व्हेन वी हीट लिक्विड इट कन्वर्ट इनटू गैस, व्हेन वी स्ट्रांगली हीट अ गैस इट लूज इट्स इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जो मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गैसेस, पॉजिटिवली चार्ज आयंस और न्यूट्रल पार्टिकल्स का ये जो मिक्सचर होता है इसे हम कहेंगे प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज गैस आयंस एंड न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ हम बात ऐड करते हैं कि आयोनाइजेशन कैसे कॉज हुई है। by high temperature. Ionization is caused by high temperature. High temperature से ionization हुई है। Plasma contain ions, negative and positive, electrons, negative charges and positive charges. Electron है negatively charged particle, ions है positively charged particle। इसका मतलब है it is electrically conductor, ठीक है, कंडक्टिव इन नेचर है। बिकॉज ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स, इसमें फ्री चार्ज पार्टिकल है, फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो कंडक्टिव इन नेचर। यहाँ पे हमें प्लाज्मा की एक और प्रॉपर्टी पता चली। अगर हमें कहा जाए कि प्लाज्मा इज कंडक्टिव, नॉन कंडक्टिव, ठीक है, बोथ तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक है, न्यूट्रल। तो भाई ये न्यूट्रल है, क्यों? जितने गैस के मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतने ही गैस के पॉजिटिव आयन होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैसियस पॉजिटिव आयंस। सो मैक्रोस्कोपिकली इट इज न्यूट्रल। प्लाज्मा एक न्यूट्रल स्टेट ऑफ मैटर हो गई, बट इट रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स करेगा, स्ट्रांगली रिस्पॉन्स करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है, तो ये चार्ज्ड है। इट रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमसे कहा जाए कि प्लाज्मा रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यस इट रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हमसे कहा जाए प्लाज्मा इज अ चार्ज्ड स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, इनमें से कोई एक है? नहीं भाई, इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ गैसेस पॉजिटिव आयन। क्योंकि अगर एक गैस के मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसी टाइम एक इलेक्ट्रॉन बना, एक इलेक्ट्रॉन मिला, एक पॉजिटिव आयन बना। तो इट इज मैक्रोस्कोपिकली ओवरऑल ये न्यूट्रल है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ये हैं हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा। अब कहाँ पे मौजूद है प्लाज्मा? सन इज प्लाज्मा, नियॉन साइन लैम्प इज प्लाज्मा, फायर इज प्लाज्मा, हमारे पास इसकी एग्जाम्पल मौजूद हैं, ठीक है, नियॉन साइन लैम्प की एग्जाम्पल मौजूद है, हमारे पास सन की एग्जाम्पल मौजूद है, ये सब प्लाज्मा है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो क्वेश्चन हैं प्लाज्मा स्टेट से रेलिवेंट, हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस प्लाज्मा एंड लाइट व्हेन पास थ्रू। हमने नियॉन फ्लैश लैम्प एग्जाम्पल पढ़ी है प्लाज्मा की। अगर हम नियॉन गैस में से पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, इट प्रोड्यूस प्लाज्मा एंड लाइट। तो यहाँ ऑप्शन ए गिवन है सल्फर, बी है हाइड्रोजन, सी है ऑक्सीजन, डी इज नियॉन। तो हमारे पास नियॉन होगा। अब यहाँ पे एक बात ऐड करते हैं कि कलर ऑफ प्लाज्मा डिपेंड अपॉन गैस। किस गैस में से हम पास करेंगे? नियॉन है, हीलियम है, आर्गॉन है, ठीक है, डिपेंड अपॉन गैस, ये गैस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कलर ऑफ प्लाज्मा डिपेंड अपॉन गैस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड। उसके बाद दिया हुआ है सन इज यूजुअली हीटेड बाय सन इज अ 1.5 मिलियन टाइम्स लार्ज बॉल ऑफ प्लाज्मा। हमें ये बात पता होनी चाहिए, 1.5 मिलियन, ठीक है। दूसरी चीज़ है अबाउट 99% ऑफ यूनिवर्स इज प्लाज्मा। यूनिवर्स का 99% प्लाज्मा है। अब यहाँ कह रहा है सन इज यूजुअली हीटेड बाय, सन किससे हीट होता है? तो भाई सन इज हीटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे एंड
वहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है सन इज़ यूजुअली हीटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, तो हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे यहाँ पे। जी स्टूडेंट्स, हम कुछ MCQs यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, रेलिवेंट टू द टॉपिक, जो हमारा गैसेस का टॉपिक चल रहा है उससे रेलिवेंट है, और हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन का एक MCQ है, व्हाट इज़ द रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ CO एंड CO2। रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ CO एंड CO2 क्या होगा। हमने पहले एक MCQ किया जिसमें हमने बात की कि हम मोलर मैस रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन से कैसे मालूम करते हैं। यहाँ पे कोई सी दो गैसेस गिवन हो, हमें रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन मालूम करना है, हम सिंपली ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर लेंगे। मुझे मालूम है R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट CO और CO2 का रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, अंडर रूट M2/M1। ये है मेरे पास इक्वेशन। मैं R1 CO को ले लेता हूँ, R2 मेरे पास CO2 है, इज इक्वल टू अंडर रूट M2 CO2 का मैस 44 डिवाइडेड बाय CO का मैस 12 + 16 12 18 28। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, रूट ले लें 44 का और 28 का और डिवाइड कर दें, जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये हमारे पास 1.25 आएगा, हमारे पास 1.25 44/28 का अंडर रूट जब हम लेंगे। अब यहाँ पे R1/R2 है, इसका मतलब है डिवाइडेड बाय 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब है CO, R1 क्या थी, CO इज 1.25 टाइम फास्टर देन CO2। CO इज 1.2 टाइम फास्ट, और हमें देख के पता चल जाएगा इनके मैस से किसे फास्ट होना चाहिए। ये मैस CO का है M1, जिसका मैस कम होगा वो फास्ट होगी, जिसका मैस ज़्यादा होगा वो स्लो होगी। ये बात हम पहले भी कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन हैज़ लोएस्ट डेंसिटी। किस गैस की डेंसिटी इनमें से लो है। हमारे पास चार ऑप्शन है, नियॉन, N2, NH3 एंड CO। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। जिसका मैस कम उसकी डेंसिटी भी कम, क्योंकि डेंसिटी और मैस का डायरेक्ट रिलेशन है। मैस चेक कर लेते हैं चारों का। नियॉन, हीलियम नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, मैस 20 21, N2 मैस 28, NH3 मैस 17, CO मैस 28। सबसे कम मैस NH3 का है, तो सबसे लेस डेंस गैस अमोनिया होगी। अमोनिया इज लेस डेंस गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैस एट एब्सोल्यूट जीरो विल बी। एब्सोल्यूट जीरो पे डिफ्यूजन ऑफ गैस क्या होगी। अनचेंज्ड पहला ऑप्शन है हमारे पास, स्लाइटली डिक्रीज ऑप्शन बी है, स्लाइटली इंक्रीज्ड ऑप्शन सी है, और डी है डिफ्यूजन बिकम जीरो। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच गैस लिक्विफाइड, -273.16 केल्विन, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एंड ऑल गैसेस लिक्विफाई एग्जिस्ट, liquefied or solidified at this temperature gases exist in a liquid or solid state but not in a gaseous state। गैशियस स्टेट में नहीं होती, यहाँ पे मोस्टली गैसेस सॉलिडिफाई जाती हैं और इससे पहले ही, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे दे बिकम चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। अबव क्रिटिकल टेम्परेचर दे एग्जिस्ट इन अ गैशियस स्टेट। तो जब गैस बहुत लो टेम्परेचर पे होगी और लिक्विफाई होगी, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ना होने के बराबर होगी या सॉलिडिफाई होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन बिकम ज़ीरो। डिफ्यूजन ज़ीरो होनी चाहिए एब्सोल्यूट ज़ीरो पे, तो हमारे पास ऑप्शन है ज़ीरो। अनचेंज नहीं, स्लाइटली डिक्रीज भी नहीं, स्लाइट इंक्रीज भी नहीं। इंक्रीज तो हो नहीं सकता, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होना चाहिए, तो इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता।
स्लाइड डिक्रीज नहीं, हम एब्सोल्यूट ज़ीरो -273 की बात कर रहे हैं, तो वो स्लाइड डिक्रीज नहीं हो सकता। तो क्या होगा, डिफ्यूजन बिकम 0। अच्छा, उसके बाद है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 546 केल्विन, टेम्परेचर क्या है 546, अंडर 2 atm प्रेशर हैज़ वॉल्यूम। आइडियल गैस हमें मालूम है एट 1 atm एंड 273 केल्विन इज इक्वल टू 22.414 dm³। आइडियल गैस का 1 atm और 273 केल्विन पे टेम्परेचर 22.414 dm³ होता है। अब अगर मैं टेम्परेचर डबल करूंगा, वॉल्यूम बिकम्स डबल। ठीक है, मैंने 273 से 546 यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब है वॉल्यूम डबल हो गया। हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर डबल करेंगे वॉल्यूम रिड्यूसेस टू हाफ। भाई टेम्परेचर डबल हुआ, वॉल्यूम डबल हो गया, प्रेशर डबल हुआ, वॉल्यूम अगेन हाफ हो गया, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा 22.414 dm³, क्योंकि जब हमने प्रेशर 2 atm किया, टेम्परेचर हाफ, वॉल्यूम 273 के डबल किया, उस हाफ का अगेन डबल हो गया, तो हमारे पास आइडियल गैस का वॉल्यूम अगेन 2 atm प्रेशर और 546 केल्विन पे 22.414 dm³ ही होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का वॉल्यूम एट STP।